हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना हेलो अरीन्स। हाँ जी, यू हर्ड इट राइट। हेलो अल्केन्स हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने अलग वीडियो में कवर करी थी, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स भी अब अलग वीडियो में ही आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने हेलो एल्केन्स। तो क्या होते हैं, हेलो अरीन्स। हेलो एल्केन्स हम कर चुके हैं। तो क्या होते हैं हेलो अरीन्स? हेलो अरीन्स आर दोज halogenated species in which the halogen atom is directly attached with the benzene ring। ये होते हैं मेरे हेलोअरीन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है मेरी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ कोई भी एक्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या फिर फ्लोराइड कुछ भी अटैच हो तो मैं उसे कहता हूँ हेलोअरीन। कॉमनली these are known as अराइल हेलाइड्स। कॉमनली मैं इसे अराइल हेलाइड्स कहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लोरोबेंजीन, राइट, या फिर मैं इसे कह सकता हूँ फ्लोरोबेंजीन, ये सब क्या है? ठीक है, तो ये कॉमन नेम्स इनके अराइल हेलाइड्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि मेरे हेलोअरीन्स होते कैसे। अब जान पहचान हो गई आपकी कि हेलोअरीन्स कैसे होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब मैं अपने हेलोअरीन्स को प्रिपेयर कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहला मैं इनको प्रिपेयर कर सकता हूँ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से मैं इनको प्रिपेयर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो कैसे। हाइड्रोकार्बन्स में जो मेरा रीएजेंट यूज्ड होता है हाइड्रोकार्बन्स में, वो होता है ल्यूइस एसिड। ल्यूइस बेस पढ़ रखा है, 11th का टॉपिक है। हाइड्रोकार्बन से मैं इनको बनाने वाला हूँ, एंड ये पर्टिकुलरली बेंजीन ही होगा। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या इसकी? मैं करूँगा, वी विल परफॉर्म हैलोजनेशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जो यहाँ पे मेरा मैकेनिज्म होने वाला है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मुझे लेना क्या है? हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अपना हाइड्रोकार्बन ले लेता हूँ। स्टेप वाइज समझेंगे, ठीक है। ये मेरा हाइड्रोकार्बन है ना। इसकी मैंने करनी है हैलोजनेशन, दैट इज़ मैं Cl2 के साथ रिएक्ट करवाऊँगा। रिएजेंट जो यहाँ पे यूज़ होगा वो होगा ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड बहुत तरीके के होते हैं, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ FeCl3। इसके अलावा क्या यूज़ हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। एंड मुझे मिल जाएगा, क्या प्रिपेयर करना था मुझे प्रिपेयर करना था हेलोअरीन, दैट इज़ यहाँ पे मुझे मिल गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के साथ मुझे मिला HCl। बस यही था, यही आपकी पूरी रिएक्शन थी। ये आपकी क्या है, पूरी की पूरी रिएक्शन। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ऑब्जर्व करिए, बहुत सिंपल है। बेंजीन में मैंने डाला क्लोरीन, दैट इज़ क्लोरीनेशन, हैलोजनेशन मैंने इसकी कर दी। ये मेरा ल्यूइस एसिड है, यहाँ पे मुझे क्लोरोबेंजीन दैट इज़ हेलोअरीन मिल गया, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
जल्दी से इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। शॉर्ट में बताऊंगा मैकेनिज़्म, जिससे कि आसानी से पता लगे आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1 में होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या, यहाँ पे मेरे पास Cl2 है और इधर FeCl3। Cl2 और FeCl3 आपस में मिलेंगे और बना देंगे FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, और इसे मैं कह दूंगा क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन क्या है, ये मेरा क्लोरोनियम आयन। अब FeCl3 मेरा क्या है, ल्यूइस एसिड है, एंड ल्यूइस एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 1 देख लिया, तो इसके स्टेप नंबर 2 पे आता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अब कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, जो मेरा पीछे स्टेप 1 में क्लोरोनियम आयन बना था, वो क्लोरोनियम आयन क्या करेगा, मेरी बेंजीन रिंग पे अटैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। होगा क्या, अब ये देखो, ध्यान से देखना, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड अपने आप को रीअरेंज करेगा, यानी कि ये क्या बना लेगा, पहले मैं, हाँ चलो सीधा ही बना लेता हूँ, चलो ये यहाँ पे, अभी देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा यहाँ पे आ गया इस तरफ, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, देख रहे हो, ये वाला जो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ये पूरा का पूरा इसके ऊपर आ गया, तो यहाँ पे सारा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, दोनों मिलके क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। बना लिया बॉन्ड, बट ये वाला जो कार्बन एटम शेयर कर रहा था इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन तो ये चुरा ले गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब देखो क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पता है अपने आप को क्या कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये स्टेबल रहेगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप को शिफ्ट कर सकता है, ये यहाँ पर भी आ सकता है, और ये सेम चीज़ जो है वो इधर अगर है, इधर भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन लगा है, सिंपल है, तो इन तीनों जगहों पे आ सकता है। इनको मैं एक ही बारी में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, इसको मैं कर दूँगा, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके लिए। देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो इन सब पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है। एंड ये देखिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो सारा हर ना कोई ले ही रहा है, ठीक है, कोई ना कोई डबल बॉन्ड ले रहा है, और क्लोरीन मेरा यहाँ पे इसके साथ अटैच्ड है। इसको मैं कहता हूँ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये नया टर्म आपके लिए आई, इसको मैं कहता हूँ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होती है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है, दिस इज़ स्टेबल, सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। तो ये चीज़ जो मुझे यहाँ से मिली, क्लोरोनियम आयन, ये मेरा क्या था, क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन ने जब मेरी बेंजीन रिंग पे अटैक किया तो मुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है यहाँ पे, और इधर मुझे मिला क्या, एक स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिल गया, ठीक है। ये मेरा क्या था, स्टेप नंबर 1 था, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 देखो क्या होगा, तो स्टेप नंबर 3 है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी हुआ क्या, मेरे पास जो बना था सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स तो बना ही था, उसमें से अगर मैं एक स्ट्रक्चर को स्टडी करूं, जो ये था, ये बनाया था ना मैंने, इसमें क्या हुआ देखो, ये मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन ने, दिख रहा है ना, ये कार्बन है,
कार्बन ने एक बॉन्ड ये बना रखा है, एक ये और एक इसने हाइड्रोजन के साथ भी बनाया है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके भाग जाएगा, ठीक है, इसको देके। और होगा क्या, ये देखो, ये FeCl4 नेगेटिव यहाँ पे तो ऐसा रिएजेंट यूज़ हो रहा है, तो ये H+ जो भागा है इसको भी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया ना, H+H हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसे देके चला गया, तो उसे भी तो इलेक्ट्रॉन की नीड होगी ना, तो उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ये वाला क्लोरीन। तो मुझे मिल क्या जाएगा, HCl। अब यहाँ से एक क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दे दिए, HCl बना दिया, तो इधर मुझे मिला क्या, इधर मिला FeCl3। और इसने जो बॉन्ड है, ये वाला जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ये है और इसने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे के चला गया। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट Cl। और ये मेरा क्या है, हेलोरीन है, यही तो मेरा क्लोरोबेंजीन है, यही तो मेरा क्लोरोबेंजीन, और मुझे यही तो चाहिए था, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन ही तो कर रहे थे हम। तो ये था आपका सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा हमने, जो था हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से हमने सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, जिसमें स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रही थी। इलेक्ट्रोफाइल मेरा यहाँ पे क्या था, क्लोरोनियम आयन था। फिर सेकंड स्टेप पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ, उसने बेंजीन रिंग पे अटैक कर दिया, मुझे सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिला जो कि क्वाइट स्टेबल है। थर्ड स्टेप में मुझे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करना पड़ा, बिकॉज FeCl3 तो मेरा ऐसा रिएजेंट यूज़ कर रहा है, ठीक है, और उसने अपने क्लोरीन वाला, जो क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन को देके HCl बनाया, प्लस FeCl3 निकला एंड क्लोरोबेंजीन मुझे यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ और ल्यूइस एसिड्स की जो हम यूज़ कर सकते थे, तो वो है AlCl3, BF3, ZnCl2, ZnBr2, देखो ZnCl2 भी है, ZnBr2 भी है, AlCl3 है, AlBr3 भी है, FeCl3 हमने यूज़ किया था ना अभी ल्यूइस एसिड, FeBr3 भी होता है, FeCl2 एंड FeBr2 भी होता है। फाइन, ठीक है, ठीक है। अभी हमने पीछे क्या प्रिपेयर किया था, क्लोरोबेंजीन। अब देखते हैं कि अगर मैं अपनी बेंजीन रिंग के साथ ब्रोमीनेशन कर दूं, वो भी अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो खुद बताओ मुझे क्या मिलेगा। मैकेनिज़्म तो सेम रहेगा, मुझे ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr मिल जाएगा, ठीक है, ये भी देख लिया। अगली चीज़ जो मैं प्रिपेयर करूँगा वो देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में मैंने आयोडीन डाला, वो भी AlCl3 अनहाइड्रस वाला के प्रेजेंस में, तो मिला मुझे क्या, आयोडोबेंजीन। ये क्या है मेरा, आयोडोबेंजीन, एंड साथ में मुझे मिल गया HI। ये देखो, HI तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, HI मेरा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देगा, ठीक है, इसको रिवर्सिबल बना देगा ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा, रिवर्सिबल बना देगा इसको। फाइन है, ठीक है ना। तो करेगा क्या, ये रिवर्सिबल रिएक्शन बना देगा, जिससे कि मेरा जो प्रोडक्ट है, जो इंटेंशनली जो मैं प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ, वो क्या करेगा, उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। बट ये तो हम देख ही चुके हैं कि इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे ही मेरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होती है, जैसे ही कम होती है, यानी कि HI यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है यानी कि दूसरे को तो रिड्यूस करता है, दूसरे को जो रिड्यूस कर देता है, पर खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये तो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, 9th 10th में पढ़ा था, राइट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट साथ वाले अपने साथी को रिड्यूस कर देता है, तो वही ये काम कर रहा है ना। तो अब ये ना हो, अगर ये ना हो, हम चाहते हैं
तो हमें ना ल्यूइस एसिड डालना यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। और क्यों बंद करना पड़ेगा? क्योंकि हमें उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। ल्यूइस एसिड डाल रहे हैं तो HI बनेगा ही, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढेंगे, यानी कि उसकी जगह हम डाल देंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? HiO4 या फिर कंसनट्रेटेड HNO3। ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं अपनी बेंजीन रिंग देखूं और इसमें आयोडीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 करूं, मुझे आयोडोबेंजीन मिलेगा। ठीक है, आसान था। और एक और बात मैं बता दूं, फ्लोरो बेंजीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू दिस मेथड। इस मेथड से हम फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सप्लोजिव नेचर। ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं बात करूं, टॉलुइन का भी बिहेवियर यहाँ पे देख लेते हैं। बिहेवियर ऑफ टॉलुइन व्हेन हैलोजेनेटेड। तो टॉलुइन आपको पता है क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ जब एक CH3 ग्रुप लगा हो, एंड इसमें अगर मैं क्लोरीन या फिर ल्यूइस एसिड FeCl3 डाल दूँ। क्लोरीन आपको पता है कि एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्लोरीन इज़ अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लोरीन कह रहा हूँ, टॉलुइन मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसीलिए ये जो क्लोरीन यहाँ पे है, वो यहाँ पे CH3Cl CH2Cl नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, इसको ऑर्थो पैरा की तरफ भेजेगा, यानी कि मुझे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट में CH3 के साथ मैं क्लोरीन का इस्तेमाल, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन ये होती है, दिस इज़ ऑर्थो पैरा मेटा पैरा, ये होता है ना, ये ऑर्थो पोजीशन। इसके टर्म्स में ये ऑर्थो मेटा पैरा यही होती है ना। तो ऑर्थो पोजीशन में क्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ गया, प्लस एक पैरा पोजीशन पे भी जुड़ेगा। पैरा पे यहाँ पे क्लोरीन आ गया, CH3 ऊपर था ही। नामकरण अगर इसका करूँ तो ये O यानी कि ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन बन गया, और ये पैरा क्लोरो टॉलुइन बन गया। ठीक है, ये मेरे टॉलुइन का बिहेवियर था। क्यों? बिकॉज याद रखनी है आपने ये बात कि टॉलुइन मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। टॉलुइन मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो वो इनकमिंग हैलोजन जो है वो उसको ऑर्थो क्लोरोटॉलुइन एंड पैरा क्लोरोटॉलुइन में कन्वर्ट करेगा। दैट इज़ कि जो क्लोरीन मेरे पास आ रहा था, फिर हैलोजन जो आ रहा था, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा। अब देखो इसका रीज़न क्या है। हमें ये तो बात पता ही है कि एक क्लोरोनियम आयन बन के आता है। इसका जो बेसिक मैकेनिज़्म है वो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, यानी Cl+ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, देखा ना हमने पीछे। तो Cl+ को किससे प्यार होगा? नेगेटिव चार्ज से प्यार होगा ना। हाँ जी, नेगेटिव चार्ज टॉलुइन के इस पोजीशन पर यानी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही पाया जाता है। अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, आप खुद ट्राई करना बना के, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर आप देखेंगे टॉलुइन के, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर टॉलुइन का ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बहुत ज़्यादा है, तो क्लोरोनियम आयन दैट इज़ Cl+ ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आएगा ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आएगा ना। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने आप को एक बार सेल्फ टेस्ट करें एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ टॉलुइन एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। ठीक है,
आपकी हेल्प के लिए मैं इतना बता दूं कि जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं दे आर एक्टिवेटिंग एज दे इनिशिएट अ नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि मिथाइल ग्रुप की वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आता है क्या, नेगेटिव चार्ज टॉलुइन के ऊपर। तो अगर आप ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड का, ये बॉन्ड जो है वो क्या कर रहा है, ये बॉन्ड इसका, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर ही तो है। तो इस कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन लेकर, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इस कार्बन से अगर वो इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा तो पूरे का पूरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज यहाँ पे आएगा एंड कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वो साइकिल चलती रहेगी एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताना कि टॉलुइन एज प्रेफर्ड विद अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, क्या ये स्टेबल है या नहीं। वैसे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो आप बताइए इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और क्या ये स्लाइटली स्टेबल है या फिर हाईली स्टेबल। ठीक है, तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी हेलोअरीन्स की है फ्रॉम एनिलिन। हाँ जी, यू हर्ड इट राइट। एनिलिन का कॉमनली हम जनरली इसे कहते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, यानी मेरे पास एक अमीन NH2 ग्रुप होगा, एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग के साथ होगा, प्राइमरी यानी 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा। ये मेरी बेंजीन रिंग है, यानी कि एरोमेटिसिटी आ गई यहाँ पे, और इसके साथ अगर अटैच है NH2, इसके साथ अगर अटैच है NH2 तो ये मेरा हो गया क्या, एनालिन। ठीक है, ये मेरा एनालिन है। अब देखो एनालिन से ना मैं डायरेक्टली नहीं बना सकता हूँ अपना जो मुझे हेलोरीन्स जो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस एनालिन को पहले कन्वर्ट करूँगा बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट में। डाइअज़ोनियम बेंजीन सॉल्ट में मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे रिएजेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे एंड वो रिएजेंट्स हैं NaNO2 प्लस HCl। तो अगर इस अमीन में यानी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन एनालिन में मैं रिएजेंट यूज़ करता हूँ NaNO2 प्लस HCl तो मुझे मिलता है बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। डाइअज़ोटाइजेशन आप अमीन्स चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली बता दिया कि डाइअज़ोनियम सॉल्ट को पहचानने का तरीका क्या है कि NaNO2 प्लस HCl जब रिएक्ट किया एनालिन के साथ यानी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ, तो मुझे अगर मिल गया N2 प्लस Cl माइनस, तो इसी N2 प्लस Cl माइनस को मैं कहता हूँ बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। इसी को मैं क्या कह देता हूँ, बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, और इस प्रोसेस को मैं कह देता हूँ डाइअज़ोटाइजेशन। डाइअज़ोटाइजेशन इज़ नथिंग बट when primary aromatic amine is reacted with NaNO2 plus HCl we get benzene diazonium chloride। ठीक है, तो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम तो अब हमने प्रिपेयर कर लिया बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट को। बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनी, यानी कि N2 प्लस Cl माइनस कैसे बना प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से, इसका फुल मैकेनिज़्म अगर आप देखना चाहते हैं तो वो मेरे इसी चैनल पर अपलोडेड है। फुल मैकेनिज़्म मैंने बिल्कुल डिटेल्ड मैकेनिज़्म आपको इसका बता रखा है। इसी वीडियो के आसपास आपको मिल जाएगा, या फिर इसकी इस चैप्टर की यानी हेलोअल्केन हेलोरीन की मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। प्लेलिस्ट में भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट का यानी डाइअज़ोटाइजेशन का फुल मैकेनिज़्म आराम से मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रखी है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो हमारा मेन मोटिव है हेलोअरीन बनाना, हम उस पे आते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनाने का मुझे फ़ायदा क्या है।
सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं जो कि एक नेम रिएक्शन है, इसको याद रखना है, जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या कहती है, आप ले लो एक बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट यानी N2+Cl-, ठीक है, इसमें आप ऐड कर दो Cu2 Cl2 या फिर HCl और HCl, CO2 Cl2 और HCl या फिर CuCl, तो आपको मिलेगा क्या, यू विल गेट अ क्लोरोबेंजीन। वाओ, इसीलिए तो हमने N2Cl को प्रिपेयर किया था। मैकेनिज़्म देखना मत भूलना इसका। N2Cl को तभी तो हमने प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से प्रिपेयर किया, बिकॉज इसको प्रिपेयर करने के फ़ायदे हमें बहुत मिल गए। तभी बोला गया कि मेरे हैलोरीन्स जो है वो एनालिन से प्रिपेयर हो रहे हैं, राइट। इसी में अगर मैं यहाँ पे Cu2Cl2 था और मैं Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr डालता हूँ या फिर CuBr, तो मुझे क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। ये था मेरा सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। इसको मैं क्या कहता हूँ, इस पूरे को, इन दोनों को मतलब मैं, ये किसके अंडर आ रहे हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। अब अगला अगर मैं कहूँ तो सेम मैं N2Cl ही लूँगा, बिकॉज इसको बनाने का मेन मोटिव तो यही था भाई, इतने सारे कंपाउंड मिल जाए। N2Cl मैंने यहाँ पे लिया, N2Cl में मैंने डाल दिया Ki और उसको हीट कर दिया। तो अब आपको पता ही है क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मुझे मिल गया एक आयोडोबेंजीन। तो मैंने आयोडोबेंजीन भी प्रिपेयर कर लिया, ब्रोमोबेंजीन भी प्रिपेयर कर लिया, क्लोरोबेंजीन भी प्रिपेयर कर लिया। किससे, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से प्रिपेयर कर लिया। ये मेरा पहला रिएक्शन था, सैंडमेयर रिएक्शन, जिसके अंडर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आ रहे थे, और आयोडोबेंजीन मैंने आपको बताया कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट मेरा यहाँ पे है थर्ड रिएक्शन, जो कि अगेन एक नेम रिएक्शन है, और ये है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं लेता हूँ N2+Cl- और इसमें कॉपर डालता हूँ HCl की प्रेजेंस में, तो मुझे क्या मिलता है, ऑब्वियसली हैलोरीन मिलेगा, तभी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज़ की कर रहे हैं। तो मुझे मिलता है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन। एंड सेम अगर इसमें मैं कॉपर के साथ HBr डाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ओके। हमने सैंडमेयर रिएक्शन देखी जिसमें हम Cu2Cl2 के साथ HCl डाल रहे थे। यहाँ पे अकेले कॉपर के साथ एक मेटल के साथ अगर मैं एसिड डाल रहा हूँ, कोई मेटल और एसिड के साथ अगर मैं अपनी डाइअज़ोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवाता हूँ तो भी मुझे क्लोरोबेंजीन मिलेगा। बस नाम उसका गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन ने डिस्कवर किया था। सैंडमेयर क्या कर रहा था, Cu2Cl2 से ही डाल रहा था HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, तो या फिर CuCl की प्रेजेंस में भी डाल रहा था, तो उसको भी क्लोरोबेंजीन मिला, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन मिला। सैंडमेयर और गेटरमैन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। वहाँ पे Cu2Cl2 यहाँ पे वहाँ पे यूज़ हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ कॉपर मेटल, कॉपर ऐसा मेटल हम यूज़ कर रहे हैं। तो कॉपर को अगर आप मेटल की तरह यूज़ करोगे, जब आप कॉपर को मेटल की तरह यूज़ करोगे तो वो गेटरमैन रिएक्शन बन जाएगा। जब आप कॉपर को सॉल्ट की तरह यूज़ करोगे, वहाँ पे वो कॉपर की सॉल्ट बन गई थी Cu2Cl2, कॉपर सॉल्ट की तरह अगर आप यूज़ करोगे एसिड की प्रेजेंस में तो आपको सैंडमेयर रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। और यही बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वी गेट, मैं लिखता हूँ, तो we get same products in the Sandmeyer and Getterman reaction, but the only difference is in the reagents used, as we use copper salt with hydrochloric acid in Sandmeyer reaction, whereas copper as a metal
विद HCl इन गैटरमैन रिएक्शन। तो ये आपसे 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क के कोई सब पार्ट में ये बात पूछ सकते हैं कि वाई वी गेट सेम प्रोडक्ट्स इन बोथ द रिएक्शंस, सो वेयर इज़ द डिफरेंस। हम कौन सा रिएजेंट, डायरेक्ट रिएजेंट भी यूज़ करना आपको बता सकते हैं, एंड मैकेनिज्म ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट भी आ सकता है, मैकेनिज्म अलर्ट, ठीक है। तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा मेरे चैनल पे सर्च कर। तो चलिए, ये थर्ड हमने एक रिएक्शन देखी, गैटरमैन रिएक्शन। अब हम आते हैं फोर्थ रिएक्शन पे, जो है बाल्स स्कीमन रिएक्शन। क्या है? बाल्स स्कीमन रिएक्शन। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होता क्या है ये देखो, मैंने लिया बेंजीन रिंग के साथ N2+Cl- और इसमें रिएक्ट करवाया HbF4, हीट भी करवाया इसे, मुझे मिल गया, देखो, क्लोरोबेंजीन आराम से प्रिपेयर हो रहा था, ब्रोमोबेंजीन आराम से प्रिपेयर हो रहा था, आयोडोबेंजीन बहुत आराम से प्रिपेयर हो रहा था, फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर नहीं हो रहा था। बाल्स-स्कीमन रिएक्शन इज एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर मुझे मिल गया फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो हमने फ्लोरोबेंजीन की भी प्रिपरेशन देख ली, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन की भी प्रिपरेशन देख ली, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड होते हैं। 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने देखे, कौन से 2 थे जल्दी से बताओ। सबसे पहला हम हाइड्रोकार्बन यानी एज अ बेंजीन रिंग उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से प्रिपेयर कर रहे थे। सेकेंडली हम उसे एनालिन से प्रिपेयर कर रहे थे, जो कि एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होता है, जिसकी जो मुझे NaNO2+HCl के साथ रिएक्ट करवा के क्या दे देता है, एक बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड देता है। वो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड मैं यूज़ करता हूँ इन सैंडमेयर रिएक्शन विद कॉपर एज अ सॉल्ट एंड इन गैटरमैन रिएक्शन विद कॉपर एज अ मेटल टू गेट क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन। आयोडोबेंजीन का भी हमने अलग से मेथड देखा, जिसमें हम पोटेशियम आयोडाइड डाल रहे थे, वो सैंडमेयर एंड गैटरमैन के अंडर में नहीं आता है। तो उसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट भी करवाया, तो मुझे आयोडोबेंजीन मिला। बाल्स-स्कीमन रिएक्शन इज एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, बिकॉज मैं उसे हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ इट्स एक्सप्लोसिव नेचर। यहाँ पे मैंने यूज़ किया HbF4 और उसको हीट भी किया, किसको, अपने N2Cl को, जिसको मैंने बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, जिसको मैंने बनाया था फ्रॉम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, दैट इज़ एनालिन। तो यहाँ पे हमने इन सब का ब्रीफ समरी भी देख ली। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअरीन्स। तो अगला हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअरीन्स, जिसमें हम 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली मेरी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेरी होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड तीसरी मेरी होगी रिएक्शन विद मेटल्स। बस ये लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। बाकी मैं सजेस्ट आपको पहले भी कर चुका हूँ कि डायअज़ोटाइजेशन की मैकेनिज़्म की वीडियो देख लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक अलग वीडियो में आएगी, वो भी आप देख सकते। तो वन शॉट कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरे का पूरा ही एक ही बार में है ना। तो मेन टॉपिक सारे वन शॉट मैंने आपको बता दिए अच्छे से। बाकी जो थोड़े से पर्टिकुलरली हट के टॉपिक्स है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे बच्चे ना स्किप कर देते हैं अगर वो यहाँ पे हम डाले जाएँ, क्योंकि उनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भागना पड़ता है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अलग वीडियो इसलिए बनाइए ताकि आप पूरा फोकस अपनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में रखें, बिकॉज अगर MCQs उससे बनते हैं, असर्शन रीजनिंग भी आपके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से बन सकते हैं, तो वो भी फ़ायदा देता है, ठीक है, उसे इग्नोर नहीं करना। ओके, तो चलिए
सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें मेरा क्या होता है, मेरे पास क्या होगा, एक हेलोअरीन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो हेलोअरीन होगा। इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आके क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो होगा क्या कि ये जो बॉन्ड बना है ना, ये हैलोजन इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा। अगर वो अपने साथ ले जाएगा यानी X नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या इस कार्बन ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, वो भी पॉजिटिव चार्ज के साथ। और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो वैसे ही आपस में प्यार करते हैं, न्यूक्लियोफाइल आके उस पर सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। तो यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। और ये हैलोजन तो मेरा वैसे ही आपको पता है कि एक गुड लीविंग ग्रुप होता है। ठीक है, अब कहानी के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेरे अराइल हैलाइड्स होते हैं ना, अराइल हैलाइड्स आर मच लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स substitution nucleophilic reactions। ठीक है, as compared to the alkyl halides। अराइल हैलाइड्स मेरे बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, इसलिए हम इनको इतना डिटेल में स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा क्यों कम होते हैं, क्यों। इसके दो रीज़न्स हैं। ठीक है, दो रीज़न्स हैं, पर उन दो रीज़न्स को डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, ये है मेरे पास क्या, बेंजीन रिंग के साथ ये, तो ये मेरा हैलोअरीन है। हैलोअरीन को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, अब मुझे बताओ। इसके पास 3 लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 लोन पेयर है। ये लोन पेयर नीचे आए और ये ऊपर गया। मैं इसके बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ अपने हैलोअरीन्स के। तो नेगेटिव चार्ज पूरा कहाँ पे आ गया, इस पे आ गया। इस पे क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया। और एक्स पे क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। अगले पे चलें तो क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे गया, नीचे उतरा। नीचे उतर के ये वाला यहाँ पे आया, तो नेगेटिव चार्ज इधर आया और ये इधर आया, राइट। ये डबल बॉन्ड के साथ X प्लस रहा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, ये इधर आया, तो नेगेटिव चार्ज ये बॉन्ड बन गए, डबल बॉन्ड के साथ X पॉजिटिव। अगले पे अगर हम जाएं तो ये इधर आया और ये वापस से ऊपर चला गया। अच्छा, विजिबल नहीं हो रहा, तो ये फिर से कहाँ पे आ गया, इधर आ गया और ये X मुझे यहाँ पे दोबारा से मिल गया। ठीक है, तो ये इसके क्या बन गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। अब इसको अगर मैं एक ही बारी में स्टडी करना चाहूँ तो इसे मैं कैसे बना सकता हूँ, इसे मैं ऐसे बना सकता हूँ। यहाँ पे पूरा क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर पूरे में ही छाया पड़ा है। इधर डेल नेगेटिव चार्ज है, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव। यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड बना है पार्शली थोड़ी सी देर के लिए, और यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो, अब आपको मज़ा आने वाला है। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये जो बेंजीन रिंग है वो इस हैलोजन एटम के साथ एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल रोल प्ले कर रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, वो बना रहा है। ठीक है, तो
अगर आप देखिए ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसके बीच में बन रहा है, ये वाले कार्बन और ये वाले हैलोजन के बीच में। तो CX बॉन्ड के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। मुझे बताओ, अगर दोस्ती उनकी पहले से ही बनी पड़ी है और ज़्यादा दोस्ती अगर वो बनाना चाह रहे हैं, तो क्या उन्हें आसान होगा अलग करना? नहीं आसान होगा। ये वन ऑफ द रीज़न है कि अराइल हैलाइड जो है वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक पर लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आ भी गया अगर इसके पास, तो ये हैलोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना के बैठा है। ये भागने नहीं वाला, न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देगा अपनी दोस्ती के बीच। तो पहला रीज़न तो इसका CX बॉन्ड है। CX बॉन्ड का नेचर ही ऐसा है कि वो टूटेगा ही नहीं अगर जितना भी न्यूक्लियोफाइल आ जाए। ठीक है। सेकेंड रीज़न क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जिन स्पीशीज़ के, जब हम टॉलुइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिन स्पीशीज़ के सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये स्पीशीज़ तो पहले से ही इतनी स्टेबल है। अब मुझे बताओ, स्टेबल स्पीशीज़ अगर बाहर से कोई अननोन आएगा या न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसे घुसने देगा अपने पास? नहीं घुसने देगा। तो सेकेंड रीज़न इसका है ड्यू टू रेजोनेंस अराइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक की तरफ कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टडी नहीं करेंगे अराइल हैलाइड्स को, हम इन्हें स्टडी तो करेंगे ही, बिकॉज हमें यहाँ पे इनकी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ये खुद तो नहीं करते, पर हम इन्हें करवाते हैं अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हमारे अराइल हैलाइड्स में। तो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। ठीक है। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं? हैलोरीन्स की। तो लेट्स से हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसमें मैंने डाला 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में। ध्यान से देख लेना ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन क्या है? 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो मुझे मिल क्या गया? मुझे मिल गया ONA यहाँ पर, और इसका नाम मैंने दिया, यानी साइंटिस्ट ने रखा सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है। ये मेरा क्या था? क्लोरोबेंजीन। ठीक है। ये आगे प्रोसीड किया और मैंने इसमें डाला डाइल्यूट HCl। ठीक है। क्या डाला मैंने इसमें? डाइल्यूट HCl। अच्छा, यहाँ से देख लो एक बार निकला क्या क्या है। इधर से हाइड्रोजन भी एक निकला है और Cl भी निकला है। अगर आप देखेंगे मेरे पास 2 मोल्स ऑफ Na थे ना, एक Na ने Cl के साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ से मुझे NaCl निकाल दिया। एक हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो H2O निकला है। यानी मेरे पास 2 सोडियम थे, एक सोडियम तो यहाँ पे आ गया, दूसरा सोडियम Cl के साथ जुड़ के NaCl बना गया। ऑक्सीजन 2 थे, एक ऑक्सीजन तो मेरा H2O के साथ आ गया, है ना। दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। हाइड्रोजन भी 2 थे, एक दोनों के दोनों हाइड्रोजन वाटर में H2 के उसमें आ गए। बना क्या? ONA, जो बना गया सोडियम फेनॉक्साइड। यहाँ पे मैंने डाइल्यूट HCl डाला, फिर से मेरा क्या निकला? Na, यानी NaCl निकल गया। तो क्या बचा? यहाँ पे मेरा बन गया OH। तो OH की सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो गई, और यही तो मेरा क्या है? फेनॉल है, जिसके बारे में तो पूरा चैप्टर अभी बचा है। ठीक है। तो ये भी डिस्कवर करना बाकी है हमें। ठीक है। फेनॉल के बारे में जानकारी हम अगले चैप्टर में लेंगे, विच इज़ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो ये था सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको बता दूं कि इसको एक नाम दे दिया गया है, ये नेम रिएक्शन है, और हम इसे कहते हैं डाउस प्रोसेस। क्या कहते हैं हम इसे? डाउस प्रोसेस कहते हैं। क्लोरोबेंजीन में है, सोडियम फेनॉक्साइड बना रहा है, फेनॉल बना रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाउस प्रोसेस कहते हैं। डाउस प्रोसेस का एक मैकेनिज़्म भी है कि ये सब हो कैसे रहा है। उसके मैकेनिज़्म में अगर आप जाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप उसके मैकेनिज़्म में इंटरेस्टेड हैं,
तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगी। तो डायएज़ोटाइजेशन की मैकेनिज़्म, डाउस प्रोसेस का मैकेनिज़्म गो थ्रू करना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट आपको इस चैप्टर की मिलेगी, उसमें ही मैंने ये डाल रखा है, ठीक है। डाउस प्रोसेस का मैकेनिज़्म भी है, डायएज़ोटाइजेशन का भी है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो है ही अलग, ठीक है। तो मैकेनिज़्म क्योंकि इतना इस चैप्टर से इतने मैकेनिज़्म आते नहीं हैं। डाउस प्रोसेस का मैकेनिज़्म वैसे इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में है, तो उसकी प्लेलिस्ट में भी आपको ये मिल सकता है। तो वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया है, इसके बारे में बात करी है, ठीक है। इसलिए डाउस प्रोसेस हैलोअरीन्स में बात करना उस तरह उसका मैकेनिज़्म इतने बात करने में प्रायोरिटी नहीं रखता है। दैट्स वाई डाउस प्रोसेस भी हमने सेपरेट करके ही रखा है। मेन टॉपिक्स जो इस चैप्टर के हैं वही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये था मेरा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस इन हैलोरीन्स। चलते हैं अगले पर विच इज़ रिएक्शन विद मेटल्स। तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेरी क्या आ रही है, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन किसकी हो रही है, हैलोअरीन्स की हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सबसे पहले हमारे पास है 2 मोल्स ऑफ ब्रोमोबेंजीन, इसमें मैंने डाला 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, मुझे मिल गया 2 मोल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड प्लस ये देखिए कितना बढ़िया स्पीशीज़ मुझे यहाँ पे मिली है, बड़ी तो नहीं बढ़िया ही, हाँ देख लीजिए। तो ये स्पीशीज़ मुझे यहाँ पे मिल गई है और इसका नाम क्या है, डाइफेनाइल, डाइफेनाइल। तो 2 मोल्स ऑफ ब्रोमोबेंजीन जब रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, ये बनाता है 2 मोल्स, सारा 2 है देख रहे हो, 2 मोल्स ऑफ ब्रोमोबेंजीन, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, 2 मोल्स ऑफ NaBr और 2 फेनाइल ग्रुप्स यानी डाइफेनाइल, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल का सबसे पहले था ये। ड्राई ईथर हम यहाँ पे ऐसा रिएजेंट यूज़ करते हैं, 2 NaBr प्लस डाइफेनाइल हमें यहाँ पे मिलता है। इसका एक नाम रख दिया गया है जिसको हम कहते हैं फिटिग रिएक्शन। क्या कहते हैं, फिटिग रिएक्शन, ठीक है। चलते हैं अगले की तरफ। अगले अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्लोरीन की, क्लोरोबेंजीन की। Cl के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाऊँ 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस CH3Cl, ये क्या है मेरा क्लोरो मीथेन, it will give 2 NaCl plus टॉलुइन, ठीक है, विच इज़ मिथाइल बेंजीन। तो यहाँ पे मैंने टॉलुइन बनाया, ये इसकी एक और रिएक्शन विद मेटल था। ऊपर मैंने भी सोडियम के साथ ही रिएक्ट करवाया था। यहाँ पे देखो ये किसी रिएक्शन से आपको मैच होता दिख रहा है क्या, हैव यू स्टडीड इट एनी अर्लियर? तो यस, ये वुड्स रिएक्शन से मैच होता दिख रहा है, बिकॉज वुड्स रिएक्शन में भी हम 2 मोल्स ऑफ सोडियम लेते थे एंड 2 मोल्स ही हमारा सेम हैलोअल्केन होता था, तो आगे हमें NaCl ही मिलता था एंड उनका प्रोडक्ट मिलता था वुड्स रिएक्शन में, राइट। वुड्स रिएक्शन में कर रखा है ना हमने, तो ये भी तो उसी की तरह लग रहा है। यहाँ पे क्लोरोमीथेन आ गया, ये 2 Na एंड 2 Cl बना के 2 NaCl बना गए एंड CH3 और मिथाइल ग्रुप जुड़ के टॉलुइन बना रहा है, दैट इज़ मिथाइल बेंजीन। तो इसका भी मैंने एक अलग नाम दे दिया जिसको मैं कहता हूँ वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसका क्या नाम पड़ गया, वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। तो हमने रिएक्शन विद मेटल्स का ये भी देखा, ठीक है। थर्ड नंबर पे, चलो थर्ड नंबर पे आ गए ना। थर्ड पे हम बात करते हैं कि कॉपर के साथ क्या रिएक्शन करेगा।
तो अगेन मेरे पास क्या है, एक क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ने रिएक्ट किया 2 मोल्स ऑफ कॉपर मेटल के साथ। रिएक्शन विद मेटल है ना, पहले सोडियम मेटल के साथ करवाया, अब कॉपर मेटल के साथ ये रिएक्ट किया, प्लस साथ में ये रिएक्ट किया एक और बार मेरे क्लोरोबेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मुझे फिर से वही चीज़ मिल गई, अनोखी चीज़ जो अभी ही हमने करी थी, विच इज़ डाईफेनाइल। क्या मिल गया, डाईफेनाइल फिर से मिल गया, प्लस यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ कॉपर सॉल्ट भी मुझे मिल गई। ठीक, तो एक कॉपर के साथ रिएक्शन थी। जब मेरा क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा 2 मोल्स ऑफ कॉपर के साथ, तो और एक मतलब ये भी क्लोरोबेंजीन है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन के साथ जब रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मुझे वो डाईफेनाइल प्लस 2 मोल्स ऑफ कॉपर सॉल्ट देगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारी एक और रिएक्शन जो है उल्मन रिएक्शन। क्या है, उल्मन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मेरे पास है आयोडोबेंजीन, मेरे पास है आयोडोबेंजीन, इसमें मैंने मिलाया 2 मोल्स ऑफ कॉपर, साथ में फिर से है आयोडोबेंजीन, तो मुझे यहाँ पे मिल गया कॉपर आयोडाइड 2 मोल्स प्लस फिर से वो अनोखी चीज़ यानी डाईफेनाइल। ठीक है, तो आयोडोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद 2 मोल्स ऑफ कॉपर और 2 मोल्स ऑफ आयोडोबेंजीन ही हमें चाहिए। इट विल गिव 2 मोल्स ऑफ कॉपर आयोडाइड प्लस माय डाईफेनाइल। ठीक है, तो ये था मेरा उल्मन रिएक्शन। अगला डिस्कस करते हैं, क्लोरोबेंजीन से देख लिया, आयोडोबेंजीन से देख लिया, अब एक ब्रोमोबेंजीन को क्यों उदास करें, ब्रोमोबेंजीन से भी देखना बनता है। तो ब्रोमोबेंजीन जब रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ लिथियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये दे देता है, लिथियम ही अटैच हो जाता है भाई, लिथियम ही अटैच हो जाता है प्लस LiBr। 2 मोल्स ऑफ Li थे तो LiBr भी मिला एंड लिथियम मेरे बेंजीन रिंग के साथ भी अटैच हो गया, और इसका नाम जो है वो है फेनाइल लिथियम। क्या नाम है इसका, फेनाइल लिथियम। तो ब्रोमोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद 2 मोल्स ऑफ लिथियम एज अ मेटल in the presence of dry ether gives phenyl lithium with lithium bromide, lithium bromide। ठीक है, तो अगला रिएक्शन अब मेरा आ रहा है विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, मैंने अपना लिया हेलोअरीन, इसको रिएक्ट करवाया मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मिला क्या, हाँ जी आप गेस कर सकते हैं, हेलो एल्केन में भी हमने कर रखा है MgX, जिसको मैं कहता हूँ फेनाइल मैग्नीशियम हेलाइड, जिसका मैं नाम देता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम देता हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हेलोअरीन ऑन रिएक्शन विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स फेनाइल मैग्नीशियम हेलाइड, दैट इज बेंजीन रिंग के साथ MgX।
एक्स, ठीक है। और इसका नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये थे मेरे रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। हमने देखा कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम जब रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन के साथ, तो मुझे मिलता क्या है यहाँ पे, वो हमने देखा फिटिग रिएक्शन के अंदर। फिटिग रिएक्शन के अंदर कि जब 2 मोल्स ऑफ सोडियम रिएक्ट किया 2 मोल्स ऑफ ब्रोमोबेंजीन के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड मिला, डाइफेनाइल मिला, ठीक है। और जब क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोमीथेन ने रिएक्ट किया तो ये थोड़ा सा वुड्स रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा था, तो हमने इसको वुड्स फिटिंग नाम दे दिया। साथ में क्लोरोबेंजीन, जब 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करे 2 मोल्स ऑफ कॉपर के साथ, तो मुझे डाइफेनाइल फिर से मिला एंड 2 मोल्स ऑफ कॉपर की सॉल्ट भी मिल गई। उल्मन रिएक्शन की बात करूँ तो उल्मन रिएक्शन बेसिकली मेरा आयोडोबेंजीन के रिएक्शन के साथ है, जहाँ पे 2 मोल्स ऑफ आयोडोबेंजीन 2 मोल्स ऑफ कॉपर के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ कॉपर आयोडाइड प्लस डाइफेनाइल बना देते हैं। डाइफेनाइल मुझे आयोडोबेंजीन भी दे रहा है कॉपर के साथ रिएक्ट करके, डाइफेनाइल मुझे क्लोरोबेंजीन भी दे रहा है कॉपर के साथ रिएक्ट करके, एंड डाइफेनाइल मुझे ब्रोमोबेंजीन भी दे रहा था सोडियम के साथ रिएक्ट करके। तो डाइफेनाइल एज अ प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ब्रोमोबेंजीन जब 2 मोल्स ऑफ लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मुझे फिनाइल लिथियम मिलता है, एंड मुझे पीछे फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड भी मिल रखा है। अगर ये सिर्फ मैग्नीशियम होता, जो नहीं होता है, फिनाइल मैग्नीशियम होता, जैसे फिनाइल लिथियम था, पर यहाँ पे ये फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड है, ठीक है। ये क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी हो सकता है, राइट। और इसको मैंने नाम दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो हमने हैलो एल्केन्स में भी डिस्कस किया था। तो चलिए अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, विच इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगला हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोअरीन्स। होता क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा ये कहानी की तरह। ये है मेरा हैलोअरीन एंड इस पे हैलोजन एटम, ठीक है। हैलोजन एटम के लोन पेयर भी बहुत सारे होते हैं। तो ये लोन पेयर क्या करता है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाता है, जिससे कि मेरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं। एंड इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो वो कैसा बना देता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्स हैलोजन यहाँ पे बनाता है, डेल पॉजिटिव चार्ज खुद लेता है, और यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव लेके हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये बनाता है, ये करता है। और पीछे हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी देखे तो अच्छा खासा स्टेबल है। अब यहाँ पे देखो कि इधर भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इधर भी स्लाइटली नेगेटिव, इधर भी स्लाइटली नेगेटिव। इससे मुझे पता चलता है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर है। क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पर या तो पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन से। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल तो इसी पे अटैक करेगा ना। इसी को मैं कहता हूँ पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। पर यहाँ पे ना एक और चीज़ होती है, एक दिक्कत आ गई यहाँ पे। दिक्कत क्या आई है कि ये जो मेरा हैलोजन है ना, ये ना इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये ना पुल कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज आ रहा है तो ये हैलोजन ना इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन चार्ज को अपनी तरफ पुल करता है, और इसी इफेक्ट को मैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहता हूँ, ठीक है। एंड ट्विस्ट की बात यहाँ पे ये है कि दोनों इफेक्ट्स में से मेरा जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है। डोमिनेट यानी ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है। तो क्योंकि मेरा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इस हैलोजन की वजह से हो रहा है, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच रहा है,
इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर ये अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या मेरी रिंग एक्टिवेट रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो मेरी रिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। रिंग डीएक्टिवेट होने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उससे इलेक्ट्रॉन चार्ज दिखेगा ही नहीं यार, सारा इलेक्ट्रॉन तो वो खींच रहा है अपनी तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं पाएगी। देयरफॉर जो मेरे हैलोअरीन्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अंडरगो नहीं करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हम थोड़े से इसके रिएक्शंस देखेंगे अलग अलग। बस वहाँ पे वो वाला टॉपिक तो ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो ही नहीं करते हैं मेरे हैलोअरीन्स। तो ये सर्टन रिएजेंट्स के साथ हमें कुछ रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये मेरा क्लोरोबेंजीन है, इसकी अगर मैं क्लोरीनेशन कर देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो मुझे मिलते हैं दो स्ट्रक्चर, ऑर्थो एंड पैरा पे। एक तो Cl यहाँ पे और दूसरा मुझे मिलता है Cl यहाँ पे। ठीक है, दो स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन तो इलेक्ट्रोफाइल की होती है बिकॉज क्लोरोनियम आयन जो है, क्लोरोनियम आयन यहाँ पे क्या करता है, अटैक करता है मेरे यहाँ पे, क्योंकि इधर H है ना, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के बाहर भाग जाता है, H+ यानी बाहर निकलता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है जिसकी वजह से क्लोरोनियम आयन वहाँ पे जाके अटैक कर पाता है। एंड इन रिटर्न मुझे ये क्लोरोबेंजीन के चलते जब मैं इसकी क्लोरीनेशन करूँ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड पर, तो मुझे Cl के साथ दो तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसको मैं कहता हूँ क्लोरीनेशन। क्या कहता हूँ मैं इसे? क्लोरीनेशन। सिमिलरली अगर मैं अपना क्लोरोबेंजीन दोबारा से लूँ एंड इसमें रिएक्ट करवा दूँ कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड इसे हीट कर दूँ, तो भी मुझे यहाँ पे सेम ऊपर वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी NO2+ यहाँ पे जो है, यानी कि नाइट्रोनियम आयन NO2+ आके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर जुड़ जाता है। हाउएवर दीज रिएक्शंस आर पॉसिबल। ठीक है, ये रिएक्शंस यहाँ पे पॉसिबल हैं NO2 के साथ भी एंड क्लोरीनेशन भी। मैंने बता दिया ऊपर वाला क्या था, क्लोरीनेशन था, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, नाइट्रेशन पड़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस आपको बेसिकली अच्छे से करने थे। बाकी हम अब बेंजीन के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करना रह गया है, वो भी हम देख लेते हैं अगले पेज पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं, हम बेंजीन के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी स्टडी करेंगे। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। तो मैं लेकर आता हूँ, इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपनी बेंजीन रिंग के साथ। इसकी कर देते हैं क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मेरा एक H+ होता है, यानी कि मेरा हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे के जाता है और बाहर कैसे निकलता है, H+ में निकलता है। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ, ये डिनोट मत कर देना यहाँ पे। ठीक है, एंड इन रिटर्न यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है जिसकी वजह से मेरा क्लोरोनियम आयन यहाँ पे आ पाता है और मुझे मिलता है क्लोरोबेंजीन। साथ में जो H+ निकला था वो Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है, HCl बना देता है। इसका जल्दी से अगर मैं इन शॉर्ट आपको मैकेनिज़्म बता दूँ तो स्टेप 1 में क्या होता है, सारे मैकेनिज़म्स देख लो, जितने भी हम करने वाले हैं उनमें एक ही मैकेनिज़्म रहेगा। स्टेप 1 में आपका होगा जनरेशन, स्टेप 2 में आपका होगा अटैक एंड स्टेप 3 में आपका होगा रिमूवल। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल।
ये मैकेनिज़्म में होने वाला है। तो इसका मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या कहता है भाई इसका मैकेनिज़्म में। तो मैकेनिज़्म में स्टेप 1 अभी ऊपर जो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन देखी उसका मैकेनिज़्म हम देख रहे हैं। मैकेनिज़्म में जो स्टेप 1 होता है वहाँ पर ये होता है कि जो मेरी बेंजीन रिंग होती है ना, उसका तो यहाँ पे कोई भी रोल अभी नहीं होता है। इसका रोल यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो होगा क्या, ये पहले भी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो Cl2 है, ये Cl2 रिएक्ट करता है AlCl3 के साथ, जिसका मैंने अभी आपको बताया था कि ये ल्यूइस एसिड है। और ल्यूइस एसिड मेरे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। पीछे हमने FeCl3 का भी देखा था, है ना, देखा था ना FeCl3 का। तो ये Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव में ब्रेक होता है। क्लोरोनियम आयन मेरा बन गया, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहला मेरा स्टेप हो गया यहाँ पे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहला स्टेप होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं बात करूँ स्टेप 2 की, स्टेप 2 में क्या था, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक बेंजीन रिंग पे करेगा। तो अगर ये मेरी बेंजीन रिंग है, इस पे अटैक करेगा ये Cl पॉजिटिव। और अटैक भी ये कैसे करेगा कि जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये बना लेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज से तो अट्रैक्ट होते हैं ना मेरे इलेक्ट्रोफाइल, तो नेगेटिव चार्ज पे ये क्लोरोनियम आयन जुड़ जाएगा, Cl बना लेगा। और यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज चारों ओर घूमता रहेगा और बना लेगा एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो कि समवॉट एक स्टेबल स्पीशीज़ होती है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली जब ये होगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि मुझे मिल क्या जाएगा, यहाँ पे पूरे में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या मिल जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो कि हाउ एवर एक स्टेबल स्पीशीज़ होती है। और ये एरोमेटिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं, एरोमेटिक नहीं होते हैं। स्टेप 3 पे अगर हम आएँ, जो कि है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, तो इसमें हम देखते हैं कि मेरा जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन भी नहीं, अब यहाँ पे इसकी बात चल रही है, हम किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखेंगे कि यहाँ पे क्लोरीन लगा है, इधर हाइड्रोजन, एंड जब इसमें AlCl4 माइनस रिएक्ट करता है तो मुझे दे देता है क्लोरोबेंजीन, साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड, बिकॉज ये तो इसका तो कोई रोल अंदर ही अंदर रोल होता है ना, इतना रोल नहीं होता इसका बाहर की तरफ, ये चेंज नहीं होता है, तो सेम ही रहता है, अंदर बस जोड़ियाँ बना देता है ना। तो AlCl3 प्लस HCl, और ये मुझे मिल गया क्लोरोबेंजीन। यही तो मुझे मिले थे मेरे फाइनल प्रोडक्ट्स पे। देखो यहाँ पे आ जाते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में क्लोरीनेशन जब हुई अनहाइड्रस AlCl3 के साथ, मुझे क्लोरोबेंजीन और HCl मिले थे। एंड मैकेनिज़्म के थ्रू, यानी 3 स्टेप मैकेनिज़्म के थ्रू भी हमने ये सेम चीज़ देख ली और मुझे क्लोरोबेंजीन मिल गया एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl के साथ। तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएंगे वहाँ पे समझ लेना कि 3 स्टेप होते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे मेरा क्लोरोबेंजीन रिएक्ट किया है, इन द सेम मैनर मेरा ब्रोमोबेंजीन भी जो है वो रिएक्ट करता है। ब्रोमिनेशन भी बेंजीन की सेम मैकेनिज़्म के थ्रू ही होती है, बट आयोडीनेशन नहीं हो पाती। आयोडीनेशन क्यों नहीं हो पाती, बिकॉज वहाँ पर मुझे हाइड्रोजन आयोडाइड मिलता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मुझे ल्यूइस एसिड डालने की जगह नहीं, FeCl3, AlCl3, FeBr3, ये सब FeBr2, FeCl2, ये सब डालने की जगह मुझे डालना होता है HNO2 या फिर HI3, ये डालना होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना होता है, तब जाके आयोडीनेशन पॉसिबल हो पाती है, जहाँ पे मुझे HI ना मिले, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट ना मिले।
अगर रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया तो वो रिवर्सिबल बन जाती है। और फिर तो पता ही आपको क्या होता है ना, कितनी बार HI हम इंट्रोड्यूस कर ही चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो ब्रोमिनेशन भी सेम उसमें होती है, आप बेंजीन की ब्रोमिनेशन भी करवा सकते हैं एंड उसमें AlCl3 डाल सकते हैं, या फिर AlBr3, AlCl2, AlBr2 ये सब डल सकता है। ये सब अगर डलेगा, FeCl3 भी डल सकता है, कोई भी ल्यूइस एसिड डल सकता है। ब्रोमिनेशन के लिए Br2 हम रिएक्ट करवाएंगे बेंजीन के साथ, तो मुझे ब्रोमो बेंजीन मिलता है। मैकेनिज़्म बिल्कुल सेम होता है, ये 3 स्टेप मैकेनिज़्म, यानी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन आप एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, सेम बिल्कुल सेम क्लोरिनेशन की तरह ही है। तो अब अगले पे चलते हैं। तो सेकंड मेरा यहाँ पे आ रहा है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन यानी मेरे पास है बेंजीन रिंग, इसमें मैंने मिलाया H2SO4 दैट टू कंसनट्रेटेड। तो यहाँ पे मिल क्या गया, HSO3। क्या मिल गया, HSO3 मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, साथ में मुझे मिला वाटर। ठीक है, और इसका नाम क्या है, बेंजीन। इसका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो चलिए इसका जल्दी से हम मैकेनिज़्म देख लेते हैं। मैकेनिज़्म में स्टेप 1 आपको पता है क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। स्टेप 1 होता है क्या चीज़, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो 2H2SO4, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन प्लस HSO4 नेगेटिव प्लस SO3। ठीक है, H3O प्लस HSO4 नेगेटिव प्लस SO3 ये बनाते हैं। फिर हमारा चलता है स्टेप 2, जहाँ पे मेरे बेंजीन के साथ, जहाँ पे मेरा ये SO3 पॉजिटिव है। ठीक है, जहाँ पे जो मेरी बेंजीन रिंग है वो रिएक्ट करती है SO3 के साथ। ठीक है, SO3 का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये डबल बॉन्ड इस पे जाता है तो इस पे क्या बनता है, एक नेगेटिव चार्ज। ये वाला डबल बॉन्ड इस पे आ गया तो ये क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। एंड इन रिटर्न मुझे यहाँ पे मिलता है ये स्पीशीज़ मुझे यहाँ पे मिलती है। ठीक है, ओके। और ये जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह SO3 प्लस ही मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ये पोलर इलेक्ट्रोफाइल होता, जो मुझे ये स्पीशीज़ देने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव चार्ज हर जगह जाएगा, तो ये भी क्या बना देगा, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना देगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो कि स्टेबल होता, इंटरमीडिएट बनता। जिस तरह से SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट हमारा, हेलो एल्केन्स में इंटरमीडिएट हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, वैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारा इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है। फिर हम थर्ड स्टेप देखें जो मैंने पीछे बनाया था, तो उसमें बेसिकली यही था कि SO3 नेगेटिव जब HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो H2SO4 बनाएगा, साथ में ये बनाएगा HSO3 प्लस H2O। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में हमारा इसमें इन ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो एक बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करते हैं 2 मोल्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड प्रोडक्ट साइड में मुझे बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। ठीक है, ये मेरा, इसका नाम क्या है, बेंजोनिक सल्फोनिक एसिड। पूरा रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, साथ में मुझे वाटर भी मिला एंड सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। ठीक है,
आसान है, HSO4 नेगेटिव, H2SO4, यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड दैट इज़ HSO3 मेरा यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, एंड वाटर। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले पर। सबसे पहले हमने देखा था क्लोरीनेशन, उसके बाद देखा सल्फोनेशन। तीसरे पे चलते हैं जो कि मेरा है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आसान है ये भी। बेंजीन रिंग के साथ कंसनट्रेटेड HNO3 मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, नाइट्रोनियम आयन बनता है, बताया था ना, एंड NO2 प्लस वाटर। तो मुझे मिल क्या गया, ये नाइट्रो बेंजीन मिल गया। ठीक है, बाकी अगर मैं इसके मैकेनिज़्म की बात करूं तो उसमें भी हमारा इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है, एंड आप एक बार ट्राई ज़रूर करना है इसका मैकेनिज़्म खुद से। ठीक है, बाकी ये सिंपल है इसका मैकेनिज़्म भी। सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपको बनता वहाँ पे दिखेगा। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, जहाँ पे हम HNO3 की बात करेंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो रिएजेंट्स हैं रिएक्टेंट साइड से रिएक्ट करेंगे ना, तो HNO3 जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, और ये रिएक्ट करके ही, इनके रिएक्शन से ही क्या बनेगा, मेरा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, नाइट्रोनियम आयन यानी NO2 प्लस बनेगा। ये NO2 प्लस अटैक करेगा स्टेप 2 में, अटैक करेगा ये बेंजीन रिंग पर, और ये बना देगा स्टेप 3 के लिए। स्टेप 3 में क्या करेगा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव करके, यानी दोबारा से ये HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके रिमूव करेगा ओल्ड वाले उसको, इलेक्ट्रोफाइल को, एंड फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो आप एक बार इसे खुद से ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, दो तो बता ही दिए ना मैकेनिज्म, नाइट्रेशन ट्राई करो यार, सेम तो है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे, पहले स्टेप में रिएक्ट करके नाइट्रोनियम आयन मिलेगा, सेकंड स्टेप में नाइट्रोनियम आयन इस पर अटैक कर देगा, अटैक करके जो स्पीशीज़ आएगी थर्ड स्टेप में, उसी स्पीशीज़ के साथ जो फर्स्ट स्टेप वाला बना था HSO4 नेगेटिव, वो रिएक्ट करके नाइट्रोबेंजीन दे देगा। सुपर डुपर ईजी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले की तरफ। तो अगला मेरा है यानी फोर्थ मेरा है, दो ही बचे हैं वैसे अब, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, बेंजीन रिंग ली, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ अ ल्यूइस एसिड जो कि AlCl3 है, और मुझे मिल क्या गया, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं, बेसिकली इधर ही होगा R प्लस HX। ठीक है, तो मुझे मिल क्या गया, R प्लस HX। ठीक है, बेंजीन रिंग जब मेरे एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो वो मुझे एल्काइल बेंजीन के साथ क्या दे देता है, हाइड्रोजन हैलाइड HX दे देता है। ठीक है, अगर हम इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो स्टेप 1 आपको पता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी कि ये दोनों तो रिएक्ट करेंगे ना, RX रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AlCl3, कैटलिस्ट है यहाँ पे, ये दे देगा R प्लस प्लस AlCl3X माइनस R प्लस, मेरा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। स्टेप 2 पे यही इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक कर देगा और बना देगा एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ऑलवेज सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, खुद बना के देखिएगा। ठीक है, हमेशा। एंड यही स्टेप 3 में क्या कर देगा, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि हाइड्रोजन मेरा निकल जाएगा, एंड मुझे फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पर, फाइनली मुझे यहाँ पे मिलेगा एल्काइल बेंजीन प्लस H
Cl प्लस AlCl3, तो कैटलिस्ट था, उसका रोल तो अंदर जोड़िया बनाना था बस। तो मुझे एल्काइल बेंजीन यहाँ पे मिल गया। क्या मिल गया? एल्काइल बेंजीन। चलिए अब इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, विच इज़ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो 5th नंबर पे मेरा आ रहा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जो कह रहा है कि अगेन हमें किससे डील करना है? हम यहाँ पे डील करेंगे फिर से बेंजीन रिंग जब मेरी रिएक्ट करेगी RC डबल बॉन्ड O X माइनस के साथ। X माइनस से कब बनेगा? जब ये वाले इलेक्ट्रॉन ये लेकर भागेगा। X माइनस का तो काम भागने का है ना, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। साथ साथ बता रहा हूँ, ये मेरा कार्बोकेटाइन बन जाएगा और ये जो X है वो इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो X माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? X माइनस बन जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पर भी मेरा क्या अटैच्ड है? इधर मेरा अटैच्ड है एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर जाएगा और खुद कैसे निकल जाएगा? H+ में निकल जाएगा। खुद हाइड्रोजन मेरा H+ में निकलेगा, इसको कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, एसाइलेशन हुई थी, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर देगा। सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गई, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, लास्ट में थर्ड स्टेप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज़ H+ मेरा रिमूव हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा? पेन भी। तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा? CR डबल बॉन्ड O प्लस में HX, तो ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब बेंजीन मेरा रिएक्ट कर रहा है एसाइल, ये इसी को हम क्या कहते हैं? एसाइल हैलाइड। ठीक है। RC डबल बॉन्ड O X, तो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुई, सेकेंड स्टेप ये इस पे अटैक करेगा, थर्ड स्टेप इसका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो बेंजीन के साथ CR डबल बॉन्ड O मुझे ये मिला, प्लस HX मिला। रिएक्शन इंटरमीडिएट अगेन यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही है, एंड 3 स्टेप मैकेनिज्म मैंने आपको ओरली बता दिया यहाँ पे कैसा होने वाला है। ठीक है। और प्लस थिंग कि इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है दैट ऑफ द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। स्टेप 1 में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, जहाँ पर जो ये वाली स्पीशीज़ है ये भी किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? अच्छा, एनहाइड्रस AlCl3 तो होगा ही, है ना। तो अनहाइड्रस AlCl3 के साथ ये चीज़ रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल बनाएगी, एंड AlCl4 नेगेटिव निकलेगा। ओरली बता रहा हूँ, AlCl4 नेगेटिव निकलेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है। कार्बोकेटाइन यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल बना, उसका अटैक होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा अगले स्टेप में, यानी बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। जैसे ही वो अटैक करेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? फिर से एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स एज द इंटरमीडिएट मिलेगा, बेसिकली मुझे एसिटोफिनोन मिलेगा। एसिटोफिनोन थर्ड स्टेप में अगर मैं देखूँ तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल पहले था ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल का रिमूवल होके मुझे बेंजीन रिंग के साथ C और साथ में एल्काइल ग्रुप और डबल बॉन्ड O प्लस HX, अगर Cl है तो HCl, Br है तो HBr, एंड AlCl3 कैटलिस्ट था वो भी मिल जाएगा। तो ये मेरा फाइनल स्टेप होगा। और अगर मैं आपको एसाइलेशन की रेट बताऊं तो RC डबल बॉन्ड OI में सबसे ज़्यादा ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखा जाएगा, देन RC डबल बॉन्ड O Br में, देन RC डबल बॉन्ड O Cl में, एंड देन RC डबल बॉन्ड O F में। ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी बता दिया कि रेट ऑफ एसाइलेशन ये
रेट ऑफ एसाइलेशन आर सी डबल बॉन्ड ओ आई में सबसे ज़्यादा होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ बी आर में, देन आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल में, एंड देन आर सी डबल बॉन्ड ओ एफ में। तो ये था हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। विद दिस वी एंड दिस वीडियो हेयर। यहाँ पर हमने हेलो अरेन्स वन शॉट इस वीडियो में कवर कर लिया है। बाकी डायअज़ोटाइजेशन एंड डाउस प्रोसेस के मैकेनिज़्म वाली वीडियो अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख लीजिएगा। फिनॉल्स चैप्टर में भी वो फिनॉल्स चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा डाउस प्रोसेस। बाकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की भी सेपरेट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू।